वेलकम बैक नाज़रीन। इसार राना साहब से बात हो रही थी। इसार राना साहब, आप तजिया पेश कर रहे थे कि जो मुस्तकिल है तहरीक इंसाफ का, उस पर ज़रा गुफ्तगू आप कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं यही कह रहा था कि देखें, भुट्टो साहब को जब शहीद किया गया तो 10 साल पीपल्स पार्टी को मार्शाल्लाह का रगड़ा लगा, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? जी। और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए तो क्या मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई? तो पीटीआई को कैसे है फिर? इसमें तो एक बड़ा फर्क यह है कि पीटीआई के पीछे तो करोड़ों पाकिस्तानी खड़े हुए। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने यह बताया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए। ठीक है, ये निजाम ना माने, आप इस निजाम को, अवाम के को इज्जत ना दें, वो अलग बात है, लेकिन इमरान खान के पीछे लोग खड़े, अवाम खड़ी, तो ये बात नहीं। उसी बात की ये जो ये प्रॉब्लम है कि जी इसमें कोई पीटीआई में ग्रुपिंग है, तो भाई इमरान खान के दौर में जहांगीर तरीन का ग्रुप था, क्या महमूद कुरैशी का ग्रुप था, फवाद चौधरी का ग्रुप था, चौधरी परवेज इलाही का ग्रुप था, परवेज खटक का ग्रुप था। हाफिज साहब, आप फरमाइए सर। जो चीज़ें चल रही हैं, जो केसेस चल रहे हैं, मतलब 9 मई के केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशाखाना 2 रेफरेंस है, बाकी केसेस हैं। तो एक तो दरिया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला ज़ेर इल्तवा है, जो स्पीडी जस्टिस है हमारा सर, वो क्या डिमांड करता है, किस तरफ जा रहा है कि फैसला कर दें कि मिलिट्री कोर्ट्स ने काम करना है नहीं करना, एक तरफ हो जाए, जो लोग अंदर पड़े हैं वो तो उनका कोई मुस्तकिल होना सर? देखिए, अभी कल ही एक फ़ैसला आया है कि जो कैपिटल हिल के अंदर सिर्फ एक शख्स जो एंटर हुआ है, जो पहला जो शख्स गया है, उसको उन्होंने 57 माह की कैद दी है। जो सिर्फ अंदर दाखिल हुआ है, जो पहला शख्स उसके अंदर गया है। उसके बाद 2 साल उसको होम डिटेंशन का ऑर्डर उन्होंने किया है कि वो रहेगा। उसके बाद उसे जुर्माना भी किया है उन्होंने, $2000 उसके अंदर किया है। सिस्टम ये है, या मतलब मैं इसके अंदर ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर स्टेट के लिए ये टॉलरेट नहीं होता कि अगर कोई शख्स लॉ की वायलेशन करे और हम उसको पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर करें। आप ये कल सज़ा आई है ना, डेफिनेटली ये उनका रिपब्लिकन के थे जो गए थे वहाँ के ऊपर। तो क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर जो कैपिटल हिल वाली थी, उसके अंदर रिपब्लिकन्स ने या डेमोक्रेट्स ने एक दूसरे को पोलिटिसाइज किया? नहीं किया। हमारे मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े इश्यूज हैं, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया 2014 के अंदर। आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई, 21वीं आईनी तरमीम उसके अंदर आई। उस आईनी तरमीम के अंदर जो नीचे मिलिट्री कोर्ट्स बनी, जिन्होंने टेररिस्ट को ट्राई किया, वो सारी की सारी कन्विक्शन जो है वो आपकी पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड की और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला 2019 से पड़ा हुआ है। ये है आपके जस्टिस सिस्टम का, ये स्टेट का रिजॉल्व जो है कि जिसके अंदर देखें कि जब आप फिर इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो अल्टीमेटली यही होगा। फिर उसके बाद आप आगे चले जाएं कि कौन सा पाकिस्तान के अंदर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आप FIR करवा के देखें या उस FIR के अंदर कन्विक्शन करवा के देखें, आपको साल लगेंगे। आपके सिविल मैटर्स देख लें, सारे के सारे लगे हुए हैं। तो चीज़ ये है कि 20 पॉइंट्स थे उस नेशनल एक्शन प्लान के। 2024 आ गया। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब पटिशन फाइल की है, वो तकरीबन उसको भी 2 माह हो गए हैं, कि जिसके अंदर मैंने कहा कि हम फिर स्क्वायर वन पे हैं। जो चीज़ें हमने 2014 के अंदर पूरी पार्लियामेंट ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिजॉल्व किया, वो हम बैक स्क्वायर पे आके फिर अभी कह, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 2014 के नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थी, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, PTI भी थी, अब वो कहती हैं कि जी ये क्या हो रहा है उस चीज़ के अंदर। और हमसे पूछो, ओ भाई, जो एक चीज़ 2014 के अंदर तय थी, आप उसका हिस्सा थे, किसी ने गौर किया कि हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया? उसमें ये अफगान मुहाजिरीन का भी इशू था, उसके अंदर बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी भी थी, साउथ पंजाब की एक्सट्रीमिज्म भी था, कराची का जो है आपका लॉ एंड ऑर्डर भी था, बलोचिस्तान की उसके अंदर डेवलपमेंट भी थी, आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की री ओवरहॉलिंग उसके अंदर थी, आपकी नेक्टा उसके नीचे आपने बनाना था, निसाब पे आपने काम करना था, सोशल मीडिया के ऊपर आपने काम करना था, हेट स्पीच के ऊपर आपने करना। अब प्रॉब्लम ये आई हुई है कि जब कोई चीज़ आती है इस मीडिया के ऊपर आके सिर्फ हम एक तकरीर करते हैं, और तकरीर कौन करते हैं? हर वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का हिस्सा आता है, वो इस मीडिया पे तकरीर करके
उससे वो पतली गली से निकल जाता है। क्या 9 मई के अंदर जो है लोगों को प्रोसिक्यूट करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जारी बात है वो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जजेस जो भी फैसला है, किसी शख्स को भी है आप अननेसेसरीली जो है या गलत तौर पे ना रोक करना चाहिए ना सजा देनी चाहिए। लेकिन जब आपके मुल्क के अंदर लॉ ऑफ लैंड है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अगर जाके कोई अटैक करता है, इन एनी फॉर्म जाके करता है, और आप देखें कि 42 जगहों पे गए हैं, पूरे मुल्क के अंदर इंसिडेंट हुआ है, हमने पोलिटिसाइज कर दिया कि नहीं जी सिविलियन का ट्रायल नहीं। क्या अमेरिका के अंदर नहीं ट्रायल ये होते? तो क्या सिंगापुर में नहीं होते? पहले इन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स ने भी फैसले किए नहीं, ये मिलिट्री कोर्ट्स जो थी इन सारी पॉलिटिकल पार्टी, ये देखेंगे अमेंडमेंट जो आई थी वो आई थी 1968 के अंदर, उसके अंदर 2D1 और 2D2 आया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने जब लॉ मेकर्स ने बनाया 1973 के अंदर, उन्होंने प्रोटेक्शन दी आर्टिकल 8 को। इनके आपके जो तीनों लॉ थे, आर्मी एक्ट था, उसके बाद एयर फोर्स का था, नेवी था, उसके बाद 75 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, 96 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की फिर जजमेंट आई, 2007 में आई, 2015 में आई, 2018 में आई, 2021 में आई। कभी आज तक ये इशू आया कि जी आप सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकते। उसके बाद हुआ क्या, इंसिडेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, हाँ जी, और अटॉर्नी जनरल को कंसीड नहीं करना चाहिए था कि जी यहाँ आप इसका फैसला इधर वे करें, हम क्यों उस चीज के अंदर रोकें उस चीज को। वो स्टेलमेट के अंदर गया और यकदम एक दफा आपको पता चला कि 23 अक्टूबर को बेंच कहता है कि जी लॉ ही खत्म है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ये अल्ट्रा वाइजेस जो आपके मुल्क के अंदर 50 साल नहीं हुआ, उसके बाद आप उसके अपील के ऊपर बैठे हुए हैं। इसी तरह आपका दूसरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी या दूसरी इंसर्जेंसी जो है, कितने लोग हमने प्रोसिक्यूट किए हैं। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लोग आते हैं, वो जो भी गवर्नमेंट आए एक सॉफ्ट सा स्टेटमेंट देते, उसके बाद आप देखें पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें आई हैं, वो तकरीरें क्या उस सिस्टम को सपोर्ट करनी है जो रियासत का है, कि यहाँ पे भी हम वहाँ पे एक एक्सक्यूज की तरफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक डिसिसिव तरफ चले जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान की एक रेड लाइन है, उस रेड लाइन को जो भी क्रॉस करेगा उसके अगेंस्ट स्टेट जो है वो अपना परफॉर्म करेगी। जब आपकी स्टेट परफॉर्म नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है कि एक लॉलेसनेस है, उस लॉलेसनेस से ना आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है, ना आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, ना उसके बाद इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और साइमल्टेनियसली आपको इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए। इन पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठना चाहिए और बैठ के एक नेशनल डायलॉग के अंदर जाएं। मुल्क इनका भी है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। एक ब्रॉड एजेंडा बना लेना, उस ब्रॉड एजेंडे के ऊपर तय कर लें कि हमने इस मुल्क को 10 से 15 साल किस तरह कराना है, और उसके बाद एक को मौका दें। उसके बाद नहीं है, इलेक्शन के अंदर चले गए और इलेक्शन के अंदर जाके करें। आप देखें कि 2008 से लेके अब तक जो इलेक्शन हुआ है हमने उसे डिस्क्रेडिट किया है, जो हुकूमत आई है हमने उसको डिस्क्रेडिट किया है, और अभी भी इस एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। और उसका इंपैक्ट क्या आया है? इंपैक्ट ये आया है कि जहां आपकी आर्मी जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस करती है और उसको टेक ऑन आपकी सिविल गवर्नेंस ने करना होता है, वो सिविल गवर्नेंस किन की हेडिंग होती है? वो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है। वहां के ऊपर सवात के अंदर भी हमने नहीं किया, तो फाटा के मर्जर के अंदर जो हमें करना चाहिए तो हमने नहीं किया, बलूचिस्तान के अंदर हमने नहीं किया, और ये पॉकेट्स फिर आपको निकल आती। जब निकल आती है आपके मुल्क के अंदर जो जब आता है एक बर्निंग इशू आता है उसके, तो मैं ये समझता हूं बलोच साहब कि हमारे पॉलिटिशियंस को, एक स्टेट को और सबको एक रिजॉल्व करके इसको आयरन हैंड के साथ इशू को रिजॉल्व करें। 76 साल किसी भी मुल्क के अंदर आप इन इश्यूज को अंडर द कारपेट रखें, यही काफी है। अब हमें क्लियर लाइन ऑफ एक्शन पे जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की तरफ भी और इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए भी। माजिद निज़ामी साहब, रेड लाइन होनी चाहिए, मुल्क की रेड लाइन जो है वो ड्रा कर दें कि यहाँ तक जाना, जो इसको क्रॉस करेगा वो नहीं बचेगा, खिलाफ जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर सर जो हमारा अदालती निज़ाम है थोड़ा सा उसमें भी बात कीजिएगा कि वो कहते हैं कि जो एक बंदा जो है अपना केस करता है और फिर उसके जो है वो अगली नस्ल जाके उसका जो है वो केस का फैसला आता है। भुट्टो केस में हमने देखा, कई ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में हमने देखे। तो क्या इलेक्शन रिफॉर्म जो है वो ज़रूरत है वक्त की? और दूसरा सर जो रेड लाइन की बात की जा रही है वो किस हद तक ठीक है सर? ये बिल्कुल ये हसास मामला इसलिए है कि मुझे लगता है कि रेड लाइन के मामले में सिलेक्टिव रेड लाइन नहीं होनी चाहिए, एक मजबूत रेड लाइन होनी चाहिए, उसके अंदर से फिर माफी तलाफी ना हो। जी। अब हम 9 मई के वाकयात की बात करते हैं, हम बरतानिया की, अमेरिका की कैपिटल हिल की मिसालें देते हैं, लेकिन हालत हमारी सोमालिया से भी बदतर है। और सिचुएशन ये है कि जिस प्रोसिक्यूशन ने ये मुकदमे साबित करने हैं उनकी जानिब से उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं
उनकी क्या हालत है। तो मेरा ख्याल है कि इसके पहले मेरिट और डीमेरिट अगर हम डिस्कस करें तो बुनियाद ही टेढ़ी है। मिसाल के तौर पर अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनका नाम जना हाउस लाहौर हमला की FIR में मौजूद है। तो क्या आज तक रियासत में से किसी ने सवाल किया कि वो किस हैसियत में एपेक्स कमेटी में आते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये जो सिलेक्टिव डेडलाइन है ना, इसको खत्म करना होगा और एक ओवरऑल डिसीजन लेना होगा कि क्या इन मामलात पे ये तो नहीं हो सकता कि आधी तहरीक इंसाफ को माफी मिल जाए जो पार्टी छोड़ जाए, आधी तहरीक इंसाफ जो पार्टी ना छोड़े उसको आप सजाएं दें, और ये मामला बिल्कुल इसी तरह ही सुलझेगा कि अगर आप इसके अंदर एक डिसीजन लें कि क्या ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है, इसके जिम्मेदारों को सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे आगे फिर अगर मगर की जो कैफियत है वो नहीं होगी। अगर हम ये समझते हैं कि कैपिटल हिल की तरह के हमें फैसले करने हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन को मजबूत होना चाहिए, हुकूमत जो FIRs करती है उसका कंटेंट इस काबिल होना चाहिए कि वो अदालत में प्रूफ हो सके। तो मेरा ख्याल है कि ये अपने एंड के ऊपर जो रियासत के काम है अगर वो नहीं होंगे तो फिर हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि हमें बरतानिया जैसे और अमेरिका जैसे फैसले जो हैं वो मिले। तो इसलिए इस सारे मामले के अंदर जब हम इदारों पर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि प्रोसिक्यूशन जो पहले पाकिस्तानी अवाम जिस सुस्त रवि को भुगत रहे थे, अब रियासत उसको भुगत रही है। पहले इसमें रिफॉर्म्स नहीं की गई, अब उस सुस्त रवि की तपिश जब रियासत तक पहुंची है तो अब सबको परेशानी हो रही है। तो ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। राणा साहब, आप सर फरमाइएगा कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, जो कानून साजी की बातें हो रही हैं, मुल्क में खबरें चल रही हैं सारी, तो इससे मामला बेहतर हो जाएंगे? आप समझते हैं कि जो माजिद निज़ामी साहब ने कहा कि रेड लाइन जो है वो सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ये अपने अपने मुफादात के लिए की जाती है। मिसाल के तौर पे अब जो भी यह हुकूमत जो कुछ भी पिछले इसने अपने 2 अदवार में किया है, शहबाज शरीफ के पिछले अदवार PDM की हुकूमत 1 और PDM 2 दोनों के अंदर, उसमें एक कानून साजी अवाम के लिए बता दें जो की गई हो, अपनी फलाह के लिए। ये वो मखसूस नशिस्तें कैसे रोकी जा सकती हैं, जजों का रास्ता कैसे रोका जा सकता है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के जरिए ये 45 वाले फॉर्म को कैसे रोका जा सकता है, सिर्फ इनके पास और करने को कोई काम नहीं है। और ये मैं हैरान हूं जजेस के ऊपर कि वो इतनी बड़ी तोहमत अपने मुंह पे कालक मल कैसे लेंगे कि वो इस नई रिफॉर्म से आके जजेस में बैठ जाए। उन पे यकीन किसको होगा जिनका सबको पता होगा कि ये आए ही एक खास एजेंडा और मखसूस नियत से हैं, तो उन जजेस के फैसलों पे एतबार कौन करेगा? और मैं तो उन जजेस पे हैरान हूं कि वो चंद तकों के फायदे के लिए अपनी पूरी जिंदगी की रियासत का बेड़ा गर्क कर लेंगे। मैं तो हैरान होता हूँ कि यार पाकिस्तान में कोई इखलाकी नाम की कोई चीज वजूद ही नहीं रखती। लेकिन राणा साहब, आप ये भी तो देखें ना कि सर कितने हजार केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इल्तवा का शिकार है 20 लाख से और जो है वो ओवरऑल 20 लाख मुकदमा जो है सुन ले मेरी यार, सुन ले भाई मेरी सुन ले। अगर आपने ये 20 लाख, ये जो 12 जज आएंगे, 20 जज जिन्होंने हल करने, और भाई अपना निजाम ठीक करें। ये 20 लाख मुकदमा नीचे से ऊपर आते हैं, ये कचहरियों से शुरू होते हुए, सिविल कोर्ट से होते हुए, हाई कोर्ट तक होते हुए, फिर आप तक आते हैं। और आपको नहीं पता, आप अंधे हैं, आपको नहीं पता कचहरी के अंदर 1 पैसे के बगैर आप कागज नहीं ला सकते। दुनिया भर का 100 मोटो एक्शन लेते हैं, कीड़े निकालते हैं सियासतदानों पे, कीड़े निकालते हैं आप पार्लियामेंट में, आप अपने बुक्कल दे थले विच लुके चोरा नु नहीं देख दे, अपनी मंजी थले डांग नहीं फेर दे। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में इंसाफ बिकता है, जाली गवाहियां दी जा रही होती है, कचहरियों के अंदर प्रोफेशनल लोग खड़े होते हैं जो जाली गवाहियां दे रहे होते हैं। ये 20 लाख केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, ये आप इसलिए नहीं आ रहे कि आप इन्हें हल करें। और अगर खुदा की कसम किसी में विल हो तो ये 20 लाख जो है 1 साल में खत्म हो सकते हैं। देना टाइम फ्रेम। अभी काजी साहब जब आए थे, इन्होंने तो बड़ी इस्लाहत का ऐलान किया था कि इतने वक्त में जो है इतनी मुद्दत में फैसला होगा, इतनी मुद्दत में फैसला होगा। कहाँ गई वो सारी इस्लाहत जो आपने कही थी? आप हुकूमत का टूल बनना चाह रहे हैं, और ये हुकूमत तो सिर्फ है इसके काम के लिए कि ये इक्तिदार से चिमटे रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी मंजिल 2 ही है, या इक्तिदार है या जेल है।
क्योंकि इन पे जो हीनियस क्राइम है जो इनके ऊपर है वो या तो इक्तिदार में छुप के बच सकते हैं या मुल्क से भाग के बच सकते हैं। दे हैव नो अदर ऑप्शन। तो ये तो अपने इक्तिदार को दवाम देंगे। और मैं हैरान हूं कि यार इमरान खान को अपने हटाना था, रजीम चेंज करनी थी, अब तो अमेरिका भी मान गया, डोनाल्ड लू का किरदार सामने आ गया कि उसने कैसे इमरान खान को हटाया। तो कोई नेकना भी बंदे लाके बिठा देते यार जिन पे कोई उंगली ना उठाता। एक बंदा जिसपे 16 अरब रुपए की नेक नाम कौन हो सकता है सर? जरा सिस्टम मैं बताता हूँ सर, सिस्टम मेरी बात सुन ले। आपको बना देना वजीर इत्तलात, तो आप पे कौन से को करप्शन का इल्जाम है? आप नौजवान नहीं हो, तालीम याफ्ता नहीं हो, ज़हीन नहीं हो, कैसे हमजा से बन सकता है, मरियम बन सकती है, बिलावल भुट्टो बन सकता है? एना दे खानदान दे बच्चे ने हुक्मरान असी इत्थे कादे लिए आए हैं? असी सिर्फ मरन दे लिए आए हैं, बिल जमा कराने दे लिए आए हैं। हमारे जिम्मे सिर्फ घुट घुट के मरना है, एड़ियां बिगड़ के मर रहे हैं हमारे बच्चों को। इनका कोई फ्यूचर नहीं मेरे बच्चों का। सही है। ये मुल्क जो है ये आसफा का, बिलावल का, मरियम का, हमजा का मुल्क है, मेरा मुल्क नहीं है। सही है। तो आपने लाना ही था एक बंदा, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म उस पर लगनी है, आपने उसे वजीर आजम बना दिया। तो आप पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुम बेबस लोग हो, तुम्हारी औकात कोई नहीं, तुम्हारे वोट की कोई औकात नहीं, जो फैसला हम करेंगे, चोर डाकू जो मर्जी चाहे तुम्हारे सर पे बिठा देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।